बानिया दी कुड़ी पढ़ी लिखी होगी उस तो वधिया कुछ नहीं हैगा। जो आपने शादी वाली बात भी कही वो भी कहीं ना कहीं होती ही है बनियों में। तो पंजाब च ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। जेई च नंबर नहीं आए ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਯੂਐਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਾਸਟਰਸ ਲਈ ਜੀਆਰਈ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਆਇਆ ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜਣੇ ਹਾਂ, ਹੈਗੇ, but ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਵਨ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਸ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜੈਨ ਜੀ ਵਾਜ਼ स्टडिंग और was trying to get into the industry when COVID came. Parallelly एक और चीज़ हो रही थी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टाग्राम बूम। तो जेन जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं काम नहीं करूँगा। आपको नहीं लगता कि आपकी फील्ड को डर की तरह दिखाया जा रहा है? तो एआई 5 साल में क्या होगी या टेक 5 साल में क्या होगा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। क्यों इंस्टाग्राम अभी भी इंडिया में बैन नहीं हो सकता? जहाँ पैसा जुड़ गया वहाँ घपले हो गए। जो कोर्स बेच रहा है वो तो 1 घंटे में 1 लाख कमा गया ना। मैं जाना नहीं चाहूँगी उस रास्ते जिस स्केल पे सोशल मीडिया हरकतें करता है लड़कियों को लेके स्पेसिफिकली। वो किसी के 99 रुपए का क्या सोचेगा। एटलीस्ट इस लड़की च एक खासियत गल हैगी है कि ईमानदार है। दोस्तों जब हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं तो अमूमन ना एक परसेप्शन बन जाती है। हम सोसाइटी में इस तरह से कुछ एक हम सबके दिमाग में परसेप्शंस बनी हुई हैं कि कोई किस फैमिली से आ रहा है उसका सरनेम क्या है तो हम ना एक जजमेंटल हो जाते हैं। और ख़ासकर हमारी सोसाइटी में अगर किसी का सरनेम बनिया कम्युनिटी से आता है, गर्ग हो गया, सिंगला हो गया, बंसल हो गया, तो हम सोच लेते हैं कि ये बिज़नेस फैमिली से आ रहा है और ये पढ़ना सिर्फ टाइम पास के लिए आ रहा है और उसके बाद जाके इसने संभालना तो अपना फैमिली बिजनेस ही है। लेकिन कई बार प्रॉब्लम ये आती है, ये सारी बातें सच होती हैं लेकिन फैमिली आपको अपने बिजनेस में एंटर नहीं करने देती। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आज इनकी कहानी हम लेकर बैठे हैं। सिंगला उनका सरनेम है, एमबीए भी की है, इंजीनियरिंग भी की है, फैमिली का अच्छा खासा चलता हुआ इंजीनियरिंग का बिजनेस है लेकिन घर वालों ने उनको अपने बिजनेस में घुसने नहीं दिया। तो फिर उसके बाद शुरू होती है एक रिबेलियन वाली सिचुएशन कि अब मैं अपना बिजनेस खड़ा करना है और उस बिजनेस को खड़ा करके दिखाना है। यहाँ तक की कहानी बहुत अच्छी लगती है, कहते सारे हैं लेकिन करके कोई कोई दिखा पाता है। तो आज जिनसे हम आपको मिलवाएंगे उन्होंने इस मिथ को तोड़ा, फैमिली के साथ रिबेल भी किया। बनिया फैमिली से आते हुए घर वालों ने फैमिली बिजनेस में एंट्री नहीं दी तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक बिज़नेस खड़ा करके दिखाऊंगी। हालांकि उस बिज़नेस को फंड उन्होंने किया लेकिन उन्होंने अलग से अपनी आइडेंटिटी क्रिएट की। तो आज हम अपने शहर की आपको एक इंस्पिरेशनल स्टोरी से मिलवाएंगे। शायद कुछ लोगों के लिए ये स्टोरी आगे चल के बहुत काम आने वाली है। अनीशा, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच सर इतनी प्यारी इंट्रोडक्शन के लिए। काफ़ी कुछ आपने इंट्रोडक्शन में कवर कर दिया कि क्या बैकग्राउंड है, कैसे क्या है चल रहा है। पर हाँ, जो मैंने बात कही कि नॉर्मली जब बच्चे बिजनेस कम्युनिटी फैमिली से होते हैं या बनिया फैमिली से जो हम बोल देते हैं नॉर्मली, तो जो मैंने बोला कि एक्चुअल में स्कूल कॉलेजेस में ऐसा ही होता है कि परसेप्शन यही रहती है कि हाँ ये, और खासकर लड़की के लिए ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੜਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਆਈਏ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚੰਗੇ ਘਰੇ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਾਟ ਵਾਸ योर टेक एंड वाट वाज योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज? यूजली यही ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੰਫਰਟ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ। ਯੂ ਡੋਂਟ नो कि पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम हिमाचल या जम्मू वो हाउ दे आर कमिंग अप और उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। बट जब आप सिटी में ही रह रहे हो, आप हर रोज़ घर जा रहे हो, आपने हॉस्टल लाइफ नहीं देखी है तो आपका लाइफस्टाइल पर्सनल बहुत कम एज तक रहता है। वो कहीं ना कहीं सामने आ जाता है कि आप कुछ कहीं चले जाओगे तो आपको कोई वैसे मिल जाएगा और वो सारा पार्ट। तो वो हमेशा अच्छा लोगों को रहता है, अच्छा ये अच्छी फैमिली से आती है, इनका तो सेटल। जो आपने शादी वाली बात भी कही वो भी कहीं ना कहीं होती ही है। बनियों में तो वैसे ही ओवर द टॉप होती है कि वो बिजनेस फैमिली में ही भेजना है और वो सारा पार्ट। तो ये परसेप्शन है जो हम सुनते हैं सोसाइटी में, या जो हम अगर शार्क टैंक का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, जब आप पैनल पे मोस्टली देखो सब बनिया ही है, मेजॉरिटी वही कम्युनिटी से वो आता है। तो हर किसी को रहता है अच्छा दे कम फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, इनका तो सब सॉर्टेड है, इनके लिए क्या ही है, और वो सब रहता ही है कहीं ना कहीं। अच्छा, इसके साथ में ना दूसरी बात ये भी आ जाती है। अभी आपने की पंजाब की बात, तो अगर पंजाब में हो, पैसा भी है, तो कनाडा तो मस्ट है। कनेडा तो आप जाना ही जाना हैगा, भावें दुनिया 'ਚ कुछ हो जाए। एंड
ਯੂ ਗੋ ਬਾਈ ਦੈਟ ਚੈਨਲ ਆਲਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਗਏ, ਯੈਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ 'ਚ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਵਾਪਿਸ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮੇਜਰ ਮਤਲਬ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ US ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਾਸਟਰਸ ਲਈ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੀਕ ਕੋਵਿਡ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਕहीं ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਰੀਟੇਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ। ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਬਟ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ stubborn on that part that I'm going to go to Toronto only, no matter what, if not university। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਚਲੋ GRE ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਬੈਕਅਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਆਇਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਤੇ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਤਾਂ GRE ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਬੈਕਅਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। Then I applied for colleges. I got into a very good college in Toronto. ਤੇ applied AI ਦਾ solution ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਵਾਈ US ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ, that continent is creator of tech and the world is follower of it। ਉਨੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਮ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। no matter ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਗੈਪ ਇਟਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਥਸ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ 1-2 ਸਾਲ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ। AI ਦੀ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਬੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ आई वांटेड टू लर्न वहाँ पे कि कैसे है क्या है। एंड एक्सपोजर सब तो वड्डा रीज़न एक्सपोजर। I was like कि जे if I have to stay out of home, it has to be in the best place। Then Toronto happened। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੇ ਚਲੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਲਈ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਸੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ? एक्चुअली ऑपोजिट स्टोरी सी। अच्छा ऑपोजिट है। घर वालों ने वापस बुलाया था। मतलब इट इज़ सर लाइफ में पूरी लाइफ ट्रेजेक्टरी, चाहे इंजीनियरिंग, फैमिली बिजनेस वाली भी आपने बात की, उसके बाद आइल्स वाला भी जैसे मैंने आपको बैकअप का, रिबेलियस नेचर रही है बट एक कॉन्स्ट्रेंट के साथ कि अगर सपोज मैंने कहा कि अच्छा 6 महीने में ये चीज़ ऐसे कर लूँगी, नहीं हुई 6 महीने में नहीं सुनूंगी किसी की कि क्या हो रहा है क्या नहीं, पूरी अपनी और उतनी फ्रीडम और उतनी सपोर्ट है घर से। मतलब मेरे को उतना टाइम दे दो। हाँ, if I will उतना not prove तो I will come back। I'll come back and I'll listen to you। Definitely। ये भी नहीं कि I'll come back कि उस टाइम जो कहोगे मैं मान लांगी, Right। irrespective of की है कितना सिचुएशन है। For Canada it was also same because again coming from business family, well-to-do family, पापा पढ़ाई वॉज नॉट द कंस्ट्रेंट कि पढ़ने जाना है या वो सब, उन्होंने उसी स्ट्रगल नहीं करना होता है। ਤੇ ਫੋਰਨ ਅਬਰੋਡ ਲਾਈਫ ਕਮਸ ਵਿਦ ਇਟਸ ਚੈਲੰਜਸ। ਅਸੀਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜਣੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ but ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਿਮ ਹੌਰਟਨਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਲੇਜ਼ੀ ਕੰਫਰਟ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਵੈਸੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪੂਰੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਕੀਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਉਹ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਰੋਂਗ ਐਟ ਦੈਟ अर्ਲੀ 20s ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਰੋਂਗ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੌਟ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਲੋਨ ਦਾ ਬਰਡਨ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਆਈਲ ਮੈਨੇਜ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਣੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਕਿਸੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਆਪਣੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਚ ਟੀਮ ਆਰਡਰ ਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਓਵਰਆਲ ਹੀ- ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਦੈਟਸ ਦੀ ਫਰੋਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸਪੈਕਟ ਦੈਟਸ ਦੀ ਸਮੋਲੈਸਟ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਯੂ ਕੈਨ ਲਰਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਫਾਸਟ ਪੈਕਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੋਰ, ਕਿ 2 and 4 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਸਟ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਫੰਡਾ, ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦਾ ਫੰਡਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਟ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਉਹ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ, JEE 'ਚ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਫ ਆਈ ਵੁਡ ਹੈਡ ਦੀ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਕਰੈਕ ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਇੱਥੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਸੇਮ ਪਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਟਿਲ ਦੀ ਟਾਈਮ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ, ਦੈਟਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਲਰਾਈਟ। ਬਟ April 2024 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਡੈਡਲਾਈਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਫ ਯੂ ਗੈਟ ਐਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋਬ 6 months, ਕਿ 6 months ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਟਿਲ ਦੀ ਟਾਈਮ ਯੂ ਗੈਟ ਯੋਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟਾਟਸ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸਿਸ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ 3000 ਵੀ ਕਮਾ ਲੇਂਗੀ ਡਾਲਰ, ਬਚੇਗਾ ਕਿੰਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੇਵ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਲਾਈਫ 'ਚ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਮਿਡ ਮੇ ਆਈ ਟਰਾਈਡ, ਆਈ ਨੈਟਵਰਕ, ਆਈ ਅਪਲਾਈਡ ਟੂ ਜੌਬਸ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਟਿਮ ਛੱਡਤਾ ਫੈਬ 'ਚ ਕਿ 3 months ਆਮ ਗੋਨਾ ਗੋ ਆਲ ਇਨ, ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕੁਛ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਓਕੇ ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਲੇਟ ਰੋਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ, ਇਨ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੋਨ ਭਰਨਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਰੈਂਟ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੀਟਰੋਇਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਜਰਲੀ ਹੈਲਥ, ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੈਨ ਆਈ ਮੂਵ ਬੈਕ, ਬਟ ਉਹੀ ਮੂਵ ਬੈਕ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਬੇਲੀਅਸ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਢੀਠ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਸੀ ਦੈਟ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਮੂਵਿੰਗ ਬੈਕ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਐਨੀ ਅਨਦਰ ਸਿਟੀ, ਕਿ ਇਫ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ have that struggles of living in another city, then it's better to do in a different country because of the ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਫਿਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜੇ ਬੰਗਲੌਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਰਹੇ ਫਿਰ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਵਾਂ, ਫਿਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ I was like I'm not gonna come back and do job। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਚ ਵੀ ਵਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਸੌਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਹੈਵ 1 ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਸ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਉਹ ਕੋਈ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਦੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਟਸ ਡੂ ਅਦਰ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਟੇਟਸ ਤਾਂ ਹਾਈ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਫਰੈਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਲਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਫਰੈਸ਼ਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਟਫ। ਆਈ ਵੋਂਟ ਸੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਓਵਰਆਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਐਜ਼ ਅ ਫਰੈਸ਼ਰ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਟਫ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋਬ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਟ ਨਾਓ 2 years ਵੈਨ ਗਿਵਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਨਾਓ ਆਈ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋਬ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਉਨੀ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਨ ਵੇ ਔਰ ਦੀ ਅਦਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਦੈਨ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿ ਆਈ ਟੁੱਕ, ਆਈ ਅਪਲਾਈਡ ਫॉर ਦੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਵੀ ਡੋਂਟ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਵੀ ਡੋਂਟ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਦੈਟ ਮਚ। ਲਾਈਕ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ ਆਈ ਗੈਟ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਫਰੋਮ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫਰੋਮ ਮੋਹਾਲੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੀਤ ਅਰੋੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ 16-19 ਸਾਲ ਦਾ। ਦੈਟਸ ਦੀ ਓਨਲੀ ਲਿਸਟਡ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ।
ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹਨ, ਪਲੱਸ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਲਾਈਕ ਬਣਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਡੇ ਇਨ ਡੇ ਆਊਟ 20 ਸਾਲਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ ਬਿਲਡ ਐਂਡ ਦਿਸ ਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਗਰੋਇੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਗੁੜਗਾਉਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਸੜਕਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੋਮਲੈਂਡ ਆਇਆ, ਹੁਣ CP ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਰਾਈਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ। ਪਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਚੈਲੰਜ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਕਐਂਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਮਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦੈਟ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੀਵਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਸਕੇਲ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਲਦੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੀਵੈਂਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਨੋ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਡਿਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਆਈ ਡਿਡ ਮਾਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਇਨ AI ਐਂਡ AI ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਆਈ ਡਿਡ ਮਾਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ AI, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਿ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ AI 'ਚ, ਪੀਪਲ ਵਰ ਗੋਇੰਗ ਬੌਂਕਰਸ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ। उस टाइम तक डिसाइडेड सी, इट वॉज डिसाइडेड इन इंजीनियरिंग थर्ड ईयर ओनली, सेकेंड थर्ड ईयर व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इवेंट्स वहाँ पे, या जैसे काफ़ी चीज़ों में इंगेज रही कॉलेज टाइम में भी। क्लास में कम रही हूँ, बाहर ज़्यादा रही हूँ, वो वाला कॉन्सेप्ट था थोड़ा कि कोर टीम इवेंट्स और वो सारा एक्सपोजर। तो इट वॉज डिसाइडेड इन इंजीनियरिंग ओनली कि नाउ आई एम गोना परस्यू माई पाथ ओनली, एंड दी स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज इट कम्स विद वो मैचेबल ही नहीं है। ठीक है, यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस, बट IT इंडस्ट्री समवट जो one right hit and the amount is also like unbelievable। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਇਸ ਲੜਕੀ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਦੈਟ ਥਿੰਗ। ਜੇ ਮੇਰਾ GRE ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। The one thing which you should understand or you should learn from her life, from her story, which inspires me to do a podcast with her, you should be honest to yourself. If you are honest to yourself, you will be honest to your society, you will be honest to your business. And if you are honest in your business, then nothing can stop you from growing. Am I right? Yes. Now comes the second part. ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋਗੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਅ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, and family has funded it. Yes. Right. Now comes the second part, which is a label with everybody, the person who is of your age, a Gen Z. Yes. Gen Z can't perform. Gen Z can't be disciplined. ਪੈਸਾ ਦੇਤਾ ਫੂਕ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਸਰਚ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। How will you define a Gen Z or a people like of your age? Are you people really serious about your career, or you people are disciplined, non-disciplined? What is your take on Gen Z? Because I want an honest answer from yourself, because you being a Gen Z is running a very good show. बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स ने, मैं कोविड बार बार मैंशन कर रही हाँ, सब तो बड़ा ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਨੋਟ ਜਸਟ ਔਨ Gen Z, ਐਵਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਫੇਸ ਦੀ ਰੈਥ ਆਫ ਇਟ। ਓਲਡ ਏਜ ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਡਿਟਰੋਇਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਦੀ ਪੀਪਲ ਹੂ ਹੈਵ ਲੌਸਟ ਪੀਪਲ ਇਨ दैट टाइम। Gen Z was studying or was trying to get into the industry when COVID came. Parallelly एक और चीज़ हो रही थी, डिजिटल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम बूम, क्रिएटर्स, ऐप्स आ रही थी, लोग उन ऐप से पैसा बना रहे थे, और छोटा मोटा पैसा नहीं, फॉरेन ट्रिप्स पे जा रहे हैं, उनका वो ट्रैवल एक्सपेंस कवर्ड है। जो एक लाइफ आप सुनते आ रहे हो कि जो डिज़ायरेबल चीज़ें होती हैं वो लोगों के लिए अटेनेबल हो गई। एंड मैं नहीं कह रही हूँ इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया या पॉडकास्ट में मेहनत नहीं है, बहुत ज़्यादा है। जो कर रहा है क्रिएटिविटी में, जो कर रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत है। हाँ, वो कंसिस्टेंसी के साथ। मैंने कई बार अपने पैर पीछे खींच लिए सोशल मीडिया से कि लोग जज करेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैं कितनी देर कर पाऊँगी, क्या कंसिस्टेंसी है, क्या होगा क्या नहीं। मैंने बहुत बार पैर खींचे। मैं लिखती थी 2020 में कोविड के टाइम, मैंने कभी भी अपना फेस नहीं आने दिया, क्योंकि मुझे जजमेंट और उस चीज़ से उतना डर लगता था उस टाइम पे, उतनी मेंटली स्ट्रांग नहीं थी, या जो भी कह लो। जेन जी ये सब देख के बड़ी हुई है। जेन जी के हाथ में जब फ़ोन या जब इंस्टाग्राम आया था, जेन जी वर द फर्स्ट यूजर्स। यूट्यूब आया था
जेन जी वर द फर्स्ट वन टू पोस्ट। तो जब आप ऐसी दुनिया देख रहे हो तो आप ट्रेडिशनल चीज़ों को क्वेश्चन करोगे, रिबेल नहीं करोगे, क्वेश्चन करोगे, सिंपल सी चीज़ है। और जेन जी ने वही करना शुरू किया। हमारी सोसाइटी में आंसर देने की आदत नहीं है। हमारी सोसाइटी में आंसर देने की आदत नहीं है। हमारी सोसाइटी थोड़ी हायरार्की पे चलती है कि अच्छा बड़े को तुम सवाल नहीं कर सकते हो, या ये इसने क्यों पूछ लिया, और अगर सही सवाल है तो और वो है। तो जेन जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं काम नहीं करूँगा। जेन जी ने ये कहा कि अगर मेरा काम 4 घंटे में हो रहा है और मैं 4 घंटे अपने पे लगा सकता हूँ। आपने अगर स्टैट्स देखे होंगे, जेन जी की ड्रिंकिंग रेट सबसे कम है, सबसे मिलेनियल्स की सबसे ज़्यादा है। तो आप कैसे कह सकते जेन जी सीरियस नहीं, जब वो हेल्थ को लेके अपनी सीरियस है। और जब हमने 3 वही मेन बात की, तो वो वाला पार्ट है उनका। एक सिंपल फंडा है, मैं खुद जेन जी हूँ, मेरी टीम पूरी जेन जी है। मैंने 3 ऑल ऑफिस वर्क फ्रॉम होम नहीं दिया है, ना मैंने वर्क फ्रॉम ऑफिस दिया। एक सिंपल बैलेंस है, मंडे है, मंडे ये डिसाइड होगा, फ्राइडे ये पूरा होना चाहिए। उसमें क्लियर कम्युनिकेशन है। अगर किसी क्लाइंट का अर्जेंट काम आता है तो वो चाहिए, आप जो कर रहे हो आप उसको साइड कर दो। टचवुड, मेरे लिए लोग रात को भी बैठ के काम कर रहे हैं उस केस में, क्योंकि उन्हें पता है कि अच्छा अगर ये क्लाइंट का है और अगर हम मैम को बोलेंगे कि हमें फ्राइडे की छुट्टी चाहिए, वो भी मिल जाएगी। वो बैलेंस सोसाइटी के लिए, मैं खुद जेन जी हूँ, मैं खुद उस चीज़ से आती हूँ। और मैं एक ही फंडे पे चलती हूँ, जो आप खुद नहीं कर सकते हो ना, आप सामने वाले से मांग भी नहीं सकते। और वो हर चीज़ में इम्प्लाई करता है। अगर मैं नहीं बैठ रही हूँ ना 20 घंटे लैपटॉप के आगे और मैं अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट कर रही हूँ, वो नहीं सेंस बनाएगा। तो उनका सिंपल वो है फंडा। और जितने प्रोफेशंस आ चुके हैं, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं, हर कोई वो एक विंडो चाह रहा है कि क्या पता, क्योंकि एट द एंड जो जॉब कर रहा है वो कई बहुत लोग मजबूरियों की वजह से कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो टाइम भी चाह रहे हैं कि हम, जो मेरा पैशन है, क्या मैं उसमें क्रैक करके कुछ बना सकता हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स है आज के टाइम पे। वो एक मेजर डिफरेंस है। और इंडिया में आर्ली तो आपको पैसा नहीं मिलता। अगर मैं सिर्फ आईटी इंडस्ट्री की बात करूँ, तो अगर आप किसी से 10 घंटे काम करा रहे हो, आप उसको 2 घंटे ओवर टाइम के तो नहीं दे रहे हो। सिंपल सी चीज़ है, आप काम के हिसाब से चल रहे हो। लमसम चलता है इंडिया में, पिछले 20 साल से इंडस्ट्री ऐसी ही चल रही है। तो जब आपके उस लमसम में आपका काम हो रहा है, अब वो 6 में हो, 4 में हो, 8 में हो, वो क्वेश्चन तो तब आएगा ना अगर आप आर्ली पे कर रहे हो। वो स्टैंडर्डाइजेशन हो ही नहीं सकती है पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पे। वो चलो और चैलेंजेस वाली बात आ गई है। जेन जी सिर्फ इतने सोच पे है कि हमारे लिए काम है, पर काम सब कुछ नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि जेन ज़ी का सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि आपने मेरे को एक टास्क दिया, आपने मेरे को एक टाइमलाइन दे दी, उस टाइमलाइन में वो कंप्लीट होना चाहिए। अब मैंने रात को किया, मैंने सुबह Exactly. किया, मैंने अर्ली मॉर्निंग किया, मैंने जाग के किया, मैंने बिस्तर पे किया, मैंने सोफे पे किया, मैंने कहीं पे भी किया, आपका काम होना चाहिए विदाउट एनी लॉसेस और विदाउट एनी फ्लॉज। Yes. अगर वो पूरा हो रहा है तो मेरे को जरूरी नहीं है कि मैं 9 से लेकर 10 बजे तक ही ऑफिस बैठूं। मेरी प्रोडक्टिविटी अगर सुबह 5 बजे निकलती है, मैं 5 बजे काम करके आपको Exactly. भेज दिया, मैंने खत्म है। क्योंकि बात वही आ गई कि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं, वहाँ पे आपको आवरली वेज पे होता है कि आप 5 घंटे आ रहे हैं, आपको 5 घंटे के पैसे हैं, 10 घंटे 10 हैं। हमारे यहाँ पे तो है ही नहीं ना, हमारा तो एक शिफ्ट है। आप वो शिफ्ट में आ रहे हो, आपने कई बार ऐसे लोग भी हैं जो 10 से 6 की शिफ्ट में पूरा टाइम बैठे हैं, लेकिन एंड में वो प्रोडक्टिविटी कोई नहीं देके जा रहे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 घंटे में काम करके कहते हैं मेरा काम खत्म है, मैं जा रहा हूँ, मेरे को और उन लोगों enjoy। के साथ फिर वो होता है ना, जो 2 घंटे में काम करके दिखा देते और काम थोप देते हैं। हाँ, हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी ना है कि अगर आपने 2 घंटे में काम खत्म कर लिया, आ कहता है अच्छा ये ओवर प्रोडक्टिव है, इसको और दे दो, मेरे काम में और मेरे इफेक्टिवनेस काम में आ और जाए। इफेक्टिव। तो वो चीज़ है, राइटली सेट कि आई एग्री विद योर पॉइंट कि जेन ज़ी के साथ थोड़ा लेबल हमने ज़्यादा कर दिया है, कुछ इंस्टाग्राम्स की रील्स ने ज़्यादा ही वो कर दिया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज आई कैन कोरिलेट द थिंग्स। माई सन इज अ जेन ज़ी, अप्रॉक्सीमेटली ऑफ योर एज, मे बी 1 year प्लस और माइनस। मेरे को आप बोल दो कि रात को बैठ के काम करना, मैं नहीं जाग सकता। Yes. उसको पहली जॉब ही नाइट शिफ्ट मिली है, वो रात को 9 से लेकर सुबह 5 बजे तक काम करता है, सुबह 6 बजे घर आता है, उसके बाद वो 2-3 घंटे करके उसके सारा दिन सो जाता है। वो कर रहा है उसको। अब हम उसको कह भी रहे हैं क्योंकि हमें ये लग रहा है, क्योंकि हमारी सोसाइटी इस तरह, हमारे शादी के फंक्शन शाम को होने हैं, दिन में हमने घूमने जाना है। अब हमारा वो डिस्टर्ब है कि उसके हिसाब से देखते हैं तो हमारा नहीं मैच है, हमारे हिसाब से उसका मैच उसका होता मैच नहीं है, है। तो हम उसको कह रहे हैं तो जॉब शिफ्ट कर ले, बट ही इज़ कंफर्टेबल। वो कह रहा है मेरे को ठीक है, मेरी प्रमोशन हो रही है, मैं 3 महीने में प्रमोट भी हो गया, मेरे को डेजिग्नेशन भी अच्छा मिल गया, मेरी सैलरी बढ़ रही है, वाई शुड आई कम टू डे टाइम। और बढ़िया ना, दिन में धूप में जाने से बढ़िया मैं रात को ठंडे मौसम में जा रहा हूँ, शोर कम है, शोर कम, डिस्ट्रैक्शंस कम है, और फालतू का पोल्यूशन, किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं है। तो वो चीज़ है।
तो जेंजी ऐसा नहीं है, जेंजी काम करते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनको साथ सिर्फ एक, आप इसको प्रॉब्लम कह लो या ये उनका काम करने का तरीका कह लो, कि आप उनको काम दे दो, उसके बाद उनसे रिजल्ट मांगो, लेकिन उनको टाइमलाइन में मत, टाइमलाइन दो लेकिन टाइम बॉन्ड मत करो, तो वो आपको परफॉर्म करके देंगे, राइट। ये हो गया जेंजी वाला फंडा। अब आते हैं आपकी कोर फील्ड के ऊपर, एआई। ठीक है, हम एआई को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, बट मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल तब तक है जब तक उसमें कोई भी चीज़ प्रोडक्टिव नहीं है। इसमें तो सारा कुछ ही प्रोडक्टिव है। इट्स अ सेकंड इंटेलिजेंस, वी कांट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रेप्लिकेट कर रहे हैं इट्स अ रेप्लिकेशन, इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमंस, नॉट एग्जैक्टली अ रिप्लेसमेंट, इट इज अ क्लोनिंग ऑफ अ ह्यूमन विद अ मशीन्स, राइट। अब एआई का जो इतना सारा बज़ है, जो इतना सारा शोर मचा हुआ है, आपको नहीं लगता कि आपकी फील्ड को मार्केट में उसको एक पॉजिटिव और एक अर्निंग के अलावा उसको डर की तरह दिखाया जा रहा है, लोगों में डर ज़्यादा बिठाया जा रहा है कि अगर आप एआई की बस में नहीं चढ़ोगे तो शायद आप ख़त्म ही हो जाओगे, आपके आने वाला टाइम ख़त्म हो जाएगा। व्हाट इज़ योर टेक ऑन एआई? वापस सोशल मीडिया वाली बात पे आ जाते हैं और पैंडेमिक पे। 5 साल पहले सोशल मीडिया इंडस्ट्री जितनी आज है इंडिया की थी, एग्जिस्ट करती थी? एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अगर किसी को कहते थे कि आपको रील बनानी है, अगला कहता कि मैं पैसे वेस्ट क्यों? करूँ, आज के टाइम में हर बिजनेस बना रहा है, बिल्कुल बिजनेस पेज बनता है स्पेसिफिकली। पर्सनल ब्रांडिंग एक कॉन्सेप्ट शार्क टैंक पे कितना डिस्कस हुआ। पर्सनल ब्रांडिंग एक वो हो गया है कि हाँ नेटवर्क और वो सब चीज़। तो एआई 5 साल में क्या होगी या टेक 5 साल में क्या होगा, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। बिल्कुल। वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है अडेप्टेबिलिटी पे, वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि दुनिया कैसे ले रही है, इकोनॉमिक्स को कैसे, वो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को कैसे वो प्ले अराउंड कर रहा है, वो सब फैक्टर्स बहुत ज़्यादा आते हैं उसमें। तो डर, यस, अगेन उसके लिए भी ब्लेम नहीं कहूँगी, बट आज के टाइम में क्रेडिबिलिटी ऑफ नॉलेज बहुत कम हो गई है। कोई भी उठा के कैमरा पे जो उस प्रोफेशन का नहीं है, आपने भी देखा होगा इंश्योरेंस में कि लोग कुछ भी बोलते हैं क्लेम्स को लेके या कुछ भी, और ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। सेम केस है इसके साथ। हमने देखा मोटिवेशनल ट्रेनर इंश्योरेंस पॉलिसी के प्लस और माइनस बता रहे होते हैं कि जो उनको बताए गए हैं एग्जैक्टली अगर उनकी चीर फाड़ करने पे आए तो उनको कुछ नहीं पता होता, बिकॉज दे आर गेटिंग अ मनी फॉर दैट एंड दे आर द फेस। दे आर दी फेस, दे जस्ट हैव दी पीपल लिसनिंग टू दैट फेस, वो वाला पार्ट आ जाता है उसमें। तो एआई का डर बहुत ज़्यादा है। क्यों है वो मैं भी नहीं समझ पाई हूँ 2 साल में कि क्यों हर कोई, मतलब अगर आप किसी भी जो एआई डोमेन में काम नहीं कर रहा, किसी भी आईटी के बंदे से बात करो, उनका वही, अरे एआई तो ये खा जाएगा, एआई तो वो खा जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे एआई एक मशीन पे चल रहा है। आएगा टाइम, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, टाइम आएगा कि मशीन्स खुद चलेंगी, बट अभी तो मशीन्स इंसान ही चला रहा है ना, वो अभी भी वही चला रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन तो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पार्ट है। मुझसे कोई पूछता है, मैं कहती हूँ इंडिया में बोलते थे ना डॉक्टर और लॉयर को हमेशा पढ़ाई करनी पड़ती है, मैंने कहा आईटी जोड़ दो। मैंने कहा आईटी वाला बंदा जी नहीं सकता आज के टाइम में। आप छोड़ो, आप इंडस्ट्री के बाहर बैठे हो, हमें एज इंडस्ट्री में 2 घंटे हर रोज़ के लगाने पड़ते हैं देखने के लिए कि आज क्या हो गया। ये इतनी फास्ट पेस चल रही है पिछले 3 साल में, और इतने टूल्स आ रहे हैं, पर उन टूल्स की प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है। आपका कुछ भी, चाहे टेक है, चाहे कुछ भी आप बना रहे हो, एट द एंड लोगों के लिए कन्वीनियंस के लिए बना रहे हो ना। आप कह रहे हो ऑटोमेशन, ठीक है, रेपिटेटिव टास्क की मैं ऑटोमेशन कर दूँ, वो कर किस ले रहे हो? ताकि अच्छा जो लोगों का एक्चुअल वो है, क्रिएटिव साइड है या जो यूनिकनेस है वो सामने है। पर आप रिपीट वाले टास्क तो सारे क्रिएटिव वाले करा रहे हो या इसे आज के टाइम में। यस। तो जो ह्यूमन की यूनिकनेस है वो तो आप छीन रहे हो, आप तो रेप्लिकेट करा रहे हो जो एग्जिस्टिंग डेटा में है। तो कहाँ से, जो आप जिस चीज़ को लेके शुरू हुए थे कि हाँ भाई हम इसको सॉल्व करेंगे, कि जो आपके रेपिटेटिव बोरिंग टास्क हैं, कि आपको कुछ चीज़ें बार बार करनी पड़ती हैं, जो लेबर काउंट होती है आईटी में, उसके लिए था। बट हो तो उल्टा रहा है। सबसे ज़्यादा किसको डर है? क्रिएटिव्स को, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज को, कि अरे भाई वेबसाइट 2 मिनट में बन जा रही है, कुछ भी कैनवा का 5 मिनट में, और बन रहा है। मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, बन रहा है, पर उसको बनाने के लिए भी तो आपके पास उतना डेटा होना चाहिए। अब मैं कहूँ कि मैं वीडियोस बना रही हूँ या आप वीडियोस बना रहे हो, कल को आपको एआई से बनवानी है कि मेरा क्लोन है, मेरा शूट का टाइम बच जाए, पैसा बच जाए, मैं और चीज़ों पर फोकस करूँ। उस क्लोन को देने के लिए भी तो आपके पास
पुरानी आपकी वीडियोस होनी चाहिए ना, तभी तो वो उसको रिपीट करेगा। नहीं, इसमें ना एक चीज़ आपने बहुत अच्छी छेड़ी है, आपने डेटा की बात की है। देखो, डेटा वही अवेलेबल है जो हो चुका है, एग्जैक्टली। जो होने वाला वो किसी के पास नहीं है, और जो फ्यूचर में करवाना है उसके लिए फिर डाटा फीड करना पड़ेगा। यस। और डाटा कहाँ से आएगा? जब कुछ काम होगा। अगर काम ही नहीं होगा तो नया डाटा नहीं जनरेट होगा, ठीक है? तो मैं हमेशा इस चीज़ को मानता हूँ, जैसे आपने कहा कि अगर मेरे को अपने टाइम बचाना है, मेरे को अपना क्लोन बना के मेरे को पॉडकास्ट करवाना है, मैं पॉडकास्ट को उसको करने के लिए एआई को ये दे सकता हूँ कि मेरा ये टॉपिक है, ये मेरा गेस्ट है, इसका ये प्रोफाइल है, इसके रिलेटेड मेरे को 20 क्वेश्चन बना दो और उससे पॉडकास्ट शूट कर लो। वो 20 क्वेश्चन तो कर लेगा, लेकिन जो हमारी बात में से हम कोई नई बात निकाल पा रहे हैं वो नहीं सोचेगा। वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी कभी भी हर्ट नहीं हो सकती। मैं अभी 2 हफ्ते पहले हमने बड़े रिनाउंड म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उनके साथ मिस्टर सुखपाल सुख, उनके साथ हमने म्यूज़िक शो किया। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैं कहा सर आजकल लोग कह रहे हैं कि मेरे को अगर म्यूज़िक डायरेक्टर की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कि मैं एक गाना डालूंगा और बोलूँगा जी सुखपाल जी का फलाना एक गाना है, उसके जैसा मेरे को म्यूज़िक बना दो। वो कहते आपने क्या कहा कि सुखपाल जैसा म्यूज़िक बना दो, आप कॉपी करवा रहे हो। एग्जैक्टली। आप ये तो नहीं कह रहे कि जो सुखपाल सोच सकता है वैसा सोच के दिखा दो। वो नहीं सोच सकता, वो मैं ही सोच सकता हूँ, ठीक है ना? अब मेरे दिमाग में आप जो बात कह रहे हो उसमें से जितनी देर आप बोल रहे हो 15 मिनट मैं क्या सोच के एब्जॉर्व कर रहा हूँ वो मैं जवाब दे सकता हूँ। अगर मेरी जगह यहाँ पे एक मशीन या रोबोट बैठा है, उसको जो मैंने 20 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो शायद आप 2 लाइनें फालतू बोलेगा, वो आपको पॉज भी कर देगा कि मैम आपका जवाब यहाँ पे खत्म होना चाहिए था, अगला क्वेश्चन चलना चाहिए मेरा। तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, और ये ट्रुथ ऑफ द फैक्ट है। आईटी आज तो नहीं आया, पिछले 30-40 साल से काम कर रहा है। जब कैलकुलेटर आया था वो भी एक आईटी का छोटा वर्जन, यस। फिर कंप्यूटर आया, फिर लैपटॉप्स आए, फिर आईपैड्स आए, फिर इंटरनेट आया, फिर एथरनेट आया, सब कुछ आया। आप ये सोचो ना कि बनाया तो हम नहीं है, उसने तो हमें नहीं बनाया ना। वही तो डर जो है ना, मेरे को ये लगता है कि पूरी दुनिया में शायद डर का जो बिजनेस है वो सबसे बड़ा है। वो तो सब देख ही रहे हैं, वो तो सब देख रहे हैं, किसी भी चीज पे डर फैला दो। एजेंटिक एआई, शायद मैं गलत अगर वर्ड नहीं यूज कर रहा, नहीं, आप लोग कहते हैं कि agentic किसी भी काम को करने के लिए आपने एक एजेंट बना दिया, एजेंट मतलब बना आपने दिया। अपना एक क्लोन बना दिया। अब आपने उसको क्लोन को बनाने से पहले क्या करा, मेरी ये कंपनी है, पिछले 20 साल से हम ये काम करते हैं, ये हमारा डाटा, ये हमारे क्लाइंट्स हैं, ये सब कुछ है, इसको ये मेल्स जाती हैं, ये सेल्स ऑर्डर जाता है, ये परफॉर्मेंस वाइज बनती है, वो बना देगा। लेकिन वो बना तो उसी के बेस पे रहा है ना। अगर आपने सिर्फ एक एआई एजेंट, अब मैं अगर आपको बोलूँ कि मैम मेरा एक एआई एजेंट बना दो, आप कहोगे पिछला डाटा तो दो, मैं कहूँगा नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा एजेंट बना दो। आप कहाँ से बनाओगे? वही तो जो हम बात कर रहे थे कि जो डिजिटल एसेट है, वेबसाइट जो सबसे बेसिक होती है, लोगों ने अब बनानी शुरू की है। अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि अच्छा बिजनेस होता है। लोग इंस्टाग्राम पे रील्स ट्रेंड होती हैं कि लोगों का बिजनेस ओपनिंग लैपटॉप पे रिबन काट के हो रहा है कि हमने वेबसाइट लॉन्च कर दी। वो ट्रांसफॉर्मेशन देखो। कोई 10 साल पहले किसी को पूछे कि अच्छा भाई बिजनेस, बंदा एड्रेस पूछता था पहले कि हाँ भाई मैंने मिलने आना है, कहाँ आऊँ मैं। वो होता है आज के टाइम में वो चीज़, वो ट्रांसफॉर्मेशन, और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसको। आप एक बेसिक वो निकाल सकते हो कि ठीक है भाई इंडस्ट्री में ये हो रहा है, ऐसे ऐसे है। फिर प्रोडिक्शन में सबसे बड़ी क्वेश्चन आता है अडेप्टेबिलिटी। आपकी मार्केट कैसे अडेप्ट करिए। क्यों ओपन एआई, क्यों एंथ्रोपिक इंडिया आ रहे हैं, क्यों इंस्टाग्राम अभी भी इंडिया में बैन नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा यूज़र बेस कौन सा है? हमारी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, राइट। सबसे ज़्यादा यूज़र बेस कौन दे रहा है? इंडिया ही दे रहे हैं। सबसे बड़ा कंज्यूमर है वो। तो क्यों, जब उन्हें डेटा है उनका मुद्दा सबसे बड़ा। यूट्यूब ने भी इंडिया के साथ वो पार्टनर किया, सारा पेड इवेंट सब हुआ और वो सब। क्यों ये सारी कंपनीज इंडिया पे इतना रिलाई कर रही हैं? एट द एंड गेम सारी डेटा की आ जाती है ना। जब आपको लोग ऑथेंटिक डेटा दे रहे हैं, यूट्यूब ने बैन कर दिया है। यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन एआई वीडियोस पे बैन है। जिस दिन ये अनाउंसमेंट आई थी मैं सबसे ज़्यादा खुश हुआ था, क्योंकि उससे पहले 2 महीने तक ये बस चल रही थी कि आपके जितने भी आप डिजिटल, क्योंकि जो कंटेंट अब हम लोग शूट कर रहे हैं, हम 1.5 घंटा शूटिंग में लगाएंगे, उसके बाद हम 2 दिन लगाएंगे उसको एडिटिंग करने में, फिर उसमें गलतियाँ निकलेंगी, फिर हम उसमें रील्स बनाएंगे। तो हमने लगभग हम ये मान के चलें हमने 50 वर्किंग आवर्स उसके ऊपर लगाए हैं, और एआई आपको वही वीडियो 5 मिनट में बना के दे देगा। लेकिन बात यह है कि फिर वही बात आ गई कि क्रिएटिविटी रिप्लेस नहीं होनी चाहिए। यूट्यूब कहता है तुम जितना मर्जी भरो, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। अब क्यों लगाओगे? अल्टीमेटली एआई टूल चलाने के लिए तो पैसा चाहिए ना, अब क्यों लगाओगे? और दूसरा, उसको भी ये पता है कि अगर मैं आज पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं हफ्ते में 1 या 2 पॉडकास्ट बना सकता हूँ। बीइंग ए ह्यूमन, मेरी क्रिएटिविटी की एक लिमिट है उसके। एआई से थ्रू बनाना पड़े मैं शाम को चाहे 10 बना दूँ,
अगलों को तो भी अपना क्लाउड और अपना वो सारा भरना है ना, वो भर जाएगा तो एक्चुअल क्रिएटिविटी तो आएगी नहीं, तो वो बात है। अच्छा, इसमें ना एक इंटरेस्टिंग बात और आती है, आप लोगों का सारा काम डाटा के ऊपर काम करता है यस और डाटा की सबसे ज़्यादा फाइट है। यस क्या जो डाटा हमें दिखाया जाता है एक्चुअली वो ऑथेंटिक और कितना रिलायबल है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये बहुत ब्रॉड टॉपिक छेड़ लिया आपने, तो या तो आप मेरे को किसी एक स्पेसिफिक उसमें एग्जांपल में मैं जैसे एग्जांपल में बैठता हूँ, जैसे हम इंस्टाग्राम पे ऊपर रील देखते हैं कि मेरा ये बिजनेस ग्रो हुआ, मैं इतने एक्स मैंने कर लिया। व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी कि इतना एक्स हुआ है? क्योंकि हम कोई चीज़ों को ना आजकल बहुत एक स्टार्टअप, एक ऑर्गेनिक और एक आपका क्या कहा जाए डाटा, ये तीनों को ना इतना ग्लैमराइज कर दिया गया है कि हर तीसरा आदमी बोला, मतलब अगर आपने चाय का ठेला भी खोला है तो आप भी कहते हो मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया। स्टार्टअप शुरू किया है। ठीक है ना? तो आप इस फील्ड में बैठो तो मेरे को आपको इसके ऊपर आपका ट्रू पॉइंट चाहिए, क्या जो दिखाया जाता है वो एक्चुअल में उतना डाटा है? सी जहाँ गेम आ गई मोनेटाइजेशन की, जहाँ पैसा जुड़ गया वहाँ घपले होंगे। वो चाहे व्यूज़ कह लो, वो चाहे ऑथेंटिसिटी कह लो, वो चाहे क्रेडिबिलिटी कह लो। जब तक एक प्लेटफॉर्म पे अल्टीमेटली अगर हम सिर्फ इंस्टाग्राम की ही बात करें, जो उसका एल्गोरिदम है वो आपको, अगर किसी को बेसिक भाषा में एआई समझना बेस्ट है वो, कि आप जो देख रहे हो आपको वो दिखा रहा है, वो आप जो कंज्यूम कर रहे हो उस पर वो ट्रेन हो रहा है आपकी फीड, और वो आपको वही दिखा रही है। और ये 10 साल से है, तब नहीं लोगों को समझ आया। तब एलेक्सा और सिरी भी था, जब लोग एआई के पीछे पूरा पागल हो रहे हैं। डेटा इकट्ठा आज से थोड़ी ना हो रहा है, वो तो जिस दिन ईमेल बन गई उस दिन से हो रहा है। आप इंस्टाग्राम पे किसी को पूछो, आप दोस्तों से बात कर रहे हो सपोज कि मैं फलानी जगह जाने की सोच रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम खोलो आपको सेम जगह की रीलें दिखेंगी। आप अपना क्रोम खोलो, आपको गूगल एड्स पे सबसे ऊपर वो दिखना शुरू हो जाएगा। फेसबुक एड्स का भी यही कॉन्सेप्ट है। तो अल्टीमेटली अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आपको कोई तो सुन रहा है पर आप ढूंढ नहीं सकते हो। आप घुस जाओ अपने फ़ोन में, चेक कर लो, सारा नहीं मिलेगा। तो मैनिपुलेशन बैक एंड पे किस स्टेज पे हो रही है वो किसी को नहीं पता है, और कोई घुसना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि अब हम इतना इन डेप्थ जा चुके कि अब मैं खींचूँ कि वो दलदल अब ऐसा है कि कोई कहे मैं पैर बाहर खींच लूँ कि नहीं भाई मुझे मेरी पर्सनल लाइफ नहीं डालनी सोशल मीडिया पे, मुझे नहीं बताना फलाने को, मुझे नहीं करना, कुछ नहीं निकल सकता है। क्योंकि आपकी गूगल फोटो से लेके, आपकी ईमेल से लेके, आपकी इंस्टाग्राम पे जो डला है, या इनफैक्ट जो इंस्टाग्राम पे डिलीट हुआ, वो कहीं ना कहीं पड़ा है। और रही बात जो फोर फ्रंट पे दिखाया जाता है डेटा, वो तो उसी को तो एल्गोरिदम कहते हैं, फिर वही तो सारा कोड है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और है, हमारे देश में जो चीज़ चलनी शुरू हो जाती है, थोड़ी देर के बाद उसके टेक गुरुज आ जाते हैं, उसके कोर्सेज बेचने के लिए आ जाते हैं। आप ये देखो, जब तक यूट्यूब अपनी नेसेंट स्टेज पे था, हम लोग घर से एक सिंपल फ़ोन से कैमरा से वीडियो बना के डालते थे, अगर उसमें अच्छा कंटेंट था वो भी चल जाता था। यस। उसके बाद यूट्यूब आपको सिखाने आ गए कि आप किस वक्त वीडियो डालोगे, कैसी वीडियो डालोगे, ये हो गया। अब आपको इंस्टाग्राम के कोर्सेज आ गए हैं, ठीक है, थोड़ी देर में आपको ये कोर्स भी आ जाएगा कि आपको शॉपिंग कैसे करनी है, ये भी सिखाई जाएगी। ऑनलाइन पेमेंट आप कैसे करोगे, किस वक्त करोगे, आपको पॉइंट ज़्यादा मैंने ये भी सिखाते हैं वो, अभी भी आ नहीं जाएगा, आ गया, ठीक है ना? तो आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे किसी भी चीज़ को, ये जो डाटा की बात हो रही है, इसके साथ वो देख लेते हैं कि हाँ इतने लोग डेली बेवकूफ़ बनने को तैयार और हम इनको बनाया जा सकता है। और मेरे को मज़े की बात आती है, मैंने इस चीज़ पे बड़ा एक, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने गहन चिंतन किया, मैंने उसके ऊपर एग्जैक्टली रिसर्च किया। आपको जो कोर्सेज ऑफर होते हैं कितने का होता है? 99 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का, 200 रुपीज़ का। आप लोग सोचते हैं डिस्काउंटेड साइकोलॉजी प्ले 1000 काट के 99 आपको 99 में दिया जा रहा है। आपको 99 तो आप ये सोचो कि 1000 वाली चीज आपको 99 में क्यों दी जा रही है? इसका मतलब उसकी पहले तो वैल्यू 1000 है ही नहीं। अब दूसरा ये कि 99 पे आ गई है, हम सोचते हैं 99 क्या होते हैं, कर लो। और मेरे को ये लगता है कि अगर 1000 लोग उस कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो शायद बड़ी मुश्किल से 100 ही उसमें जाता है, क्योंकि 100 रुपये की हमारे दिमाग में वैल्यू भी नहीं होती। लेकिन जिस बंदे ने 1000 सब्सक्रिप्शन ले ली, 99 इंटू 1000, वो कितने पैसे इकट्ठे करके चला गया आपको पता भी नहीं है। और उसके बाद जो 1 घंटे की जो वो वर्कशॉप ले रहा है ना, उसके बाद अल्टीमेटली वो आपको 1 लाख रुपए वाला बाद में कोर्स ही बेचने वाला, उसमें वो आपको सिर्फ वही दिखाएगा जो उसने 99 में दिखाया था। आपका इसके बारे में क्या टेक है? सी ज्ञान, हम जहाँ बैठे हैं वो नगरी है ज्ञान की, तो आप किसी को रोक नहीं सकते हो। यहाँ क्वेश्चन वाली स्टेट तो आती ही नहीं है, क्रेडिबिलिटी। मैं ज्ञानी, तीसरा ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, वो वाला हाल है कि भाई ज्ञान हर किसी को, मेरी सुनो, मैं सही हूँ, सामने वाला बेवकूफ़ है, वो वाला हिसाब चलता है। और जितने हैं आप किसको क्या अकाउंटेबल ठहराओगे?
आप किसको क्वेश्चन करोगे कि भाई फ्री प्लेटफॉर्म है, किसी का कुछ नहीं जा रहा, वो तो ये बोलेंगे ना भाई हम आपके अकाउंट टैप्स कार्ड से आगे पेमेंट थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो अब आपने देखना है, तो उसमें अकाउंटेबिलिटी तो किसी की नहीं है। और वही जो हम पहले बात कर रहे थे कि जब लोगों की ज़िंदगी इस सब को करने से जिस स्केल पे ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो लोग क्यों नहीं करेंगे? जो कोर्स बेच रहा है वो तो 1 घंटे में 1 लाख कमा गया ना, जो किसी आईटी वाले की महीने की सैलरी नहीं है। वही तो सारी बात आ गई, उसका तो पूरा महीने का खर्चा 1 घंटे में निकल गया, तो क्यों नहीं जाएगा उस रास्ते? 1 घंटा लगा के आपके 99 रुपीज़ का 1000 बंदा आ गया, आपके 1 घंटे में 1 लाख बन रहा है। 1000 तो आया नहीं ना, 1000 तो रजिस्टर्ड हुआ है। 1000 आया ने पता पैसे नहीं, दिए, 1000 ने पैसे दिए, दे दिए। हाँ, आए 50 में तो उसकी और मेहनत कम है, क्योंकि उसको जूम का प्रो भी नहीं लेना पड़ेगा उसमें सेशन लेने के लिए, उसके तो और पैसे बच गए 50 आए तो वो सारा पार्ट है कि अगर बंदा 1 घंटे में 1 लाख कमा पा रहा है, वो क्यों नहीं जाएगा उस रास्ते? उसको क्या मतलब? आबादी देखो सर यहाँ पे, किसको क्या मतलब, किस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, किसको क्या हो रहा है? जब लोग, अगर किसी की सुसाइड की पोस्ट आ जाए या कुछ वैसी ट्रेजेडी आ जाए, मैं जाना नहीं चाहूँगी उस रास्ते जिस स्केल पे सोशल मीडिया हरकतें करता है लड़कियों को लेके स्पेसिफिकली, वो किसी के 99 रुपए का क्या सोचेगा? और जो भर रहा है उसके लिए भी उन 99 रुपए की वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो नहीं आ रहा है। पर अल्टीमेटली जिसने सुना, जिसने 1 घंटा दिया, जो गलत गाइड हो गया, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो उन पे पड़ेगा ना। अगला तो उन्होंने पैसे बना के निकल लिया, अगला तो निकल गया। और ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है कि आप जाके प्रिंसिपल से लड़ लोगे कि आपने मेरे बच्चे को गलत पढ़ा दिया। माँ बाप को तो पता भी नहीं होता है। हाँ। माँ बाप तो हमारे उस स्टेज पे बैठे हैं, वो हमसे सीख रहे हैं इंस्टाग्राम कैसे चलाते हैं। उन्हें व्हाट्सएप पे कुछ डालना होता है, वो हमसे पूछ रहे हैं। और ये नहीं है कि एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड, वो वाला डिफ्रेंशिएटर नहीं है, वो सारा एक्सपोजर का डिफ्रेंशिएटर है। उन्हें एक्सपोजर मिल अब रहा है उन चीज़ों का, तो आप उन्हें कैसे बोलोगे कि हाँ एआई पे आपका बच्चा क्या देख रहा है या इंस्टाग्राम पे आपका बच्चा क्या देख रहा है? बहुत सारे केसेस आते हैं, बच्चा ऑनलाइन गेम खेल रहा था, माँ बाप का कार्ड लगा के लाखों उड़ा दिया। कौन क्रेडिबल है उस टाइम पे, या अकाउंटेबल ठहराओगे? किसी को नहीं। गेमिंग वाले को जाके पकड़ोगे तो बोलेगा भाई आपका बच्चा खेल रहा था ना, आपको देखना था। तो अल्टीमेटली यही है कि कोई भी टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ या मिसयूज़ वो हमारे हाथ में है। और मेरे को ये लगता है जब से हम टेक्नोलॉजी की हवा में आए हैं, वो शुरू से ये रहा है कि किसी भी चीज़ का फ़ायदा नुकसान तो होगा, ये तो आपको देखना है, आपने उससे फ़ायदा लेना है या नुकसान लेना है। अब यूट्यूब पे हर तरह की वीडियो, आप एजुकेशनल वीडियोस भी देख सकते हो और आप एडल्ट्री कंटेंट भी देख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देखना, उसने तो सब कुछ दिखाना है। उसको तो जो देख रहे हैं, अगला बना रहा है तो बिक रहा है तो पैसे आ रहे हैं, सब चल रहा है, चलता रहेगा। अभी इंडिया ने बहुत बड़ा लीप लिया, एआई कॉन्फ्रेंस करवाया गया और अब सब जगह उसकी रेप्लिकास हो रहे हैं, हर शहर में हो रहे हैं। क्योंकि जब एक चीज़ आ चुकी है तो हम उसको डिनाई तो कर ही नहीं सकते, पार्ट तो बनना है। आप भी एआई कॉन्फ्रेंस में जाके आई, आपने 3 दिन वहाँ पे लगाए भी हैं। कितना बड़ा प्लेटफॉर्म था, या उसको जो एक नेगेटिव पोस्चर भी देने की बात की गई, उसके ऊपर आपका क्या टेक है? क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत करके इतना बड़ा शो तैयार किया था। यस, तो बीइंग अ टेक पर्सन होने के नाते अब दोनों चीज़ों पे बात कीजिए कि शो कैसा था और जो लोगों ने इसको डिफेम करने की कोशिश की उस पे आपका क्या कहना है? सर पहली बात, एआई समिट हर साल दुनिया की हर एक कंट्री में होता है, वो चूज़ होता है। बिल्कुल। इस साल वो मौका इंडिया के पास था, जैसे समिट्स जितने भी होते हैं इसीलिए गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, क्योंकि वो कंट्री एलोकेशन पे है, वो होता ही कंट्री लेवल पे। नेक्स्ट ईयर वो आई गेस कहीं अफ्रीका में हो रहा है, हर साल वो अलग कंट्री में होता है। अब रही बात नेगेटिविटी की, अगेन जिसने जो डालना है, जिसका जो बिक रहा है, अब वो बिक व्यूज़ के वे में रहा है, फेम के वे में रहा है, पैसों के वे में रहा है, वो जाने। अब उसकी एक सिंपल सी बात आ जाती है, आईपीएल हो रहा है, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, आप अगर किसी भी जगह जहाँ 10,000 20,000 से ज़्यादा की कैपेसिटी है लोगों के इकट्ठे होने की, आपको स्टेडियम के भी एक पॉइंट के बाद रोक दिया जाता है ना कि यहाँ गाड़ी खड़ाइए, यहाँ से पैदल जाइए। सिंपल सी चीज़ कॉन्सर्ट्स में भी सेम होता है। कोई स्टेडियम में तो आपकी पार्किंग नहीं करा रहा, कैपेसिटी ही नहीं है। आप कहीं भी जाओ जहाँ एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर कैपेसिटी है, यू वॉक। दिल्ली में जहाँ समिट हुआ है, जहाँ की वीडियोज आई है कि ओ हमें 4 घंटे लाइन में लगे रहना पड़ा, हमें ये हुआ, हमें वो हुआ, वो एक गेट था जो सुप्रीम कोर्ट के जस्ट साथ है, जो मेट्रो से उतर रहा है।
आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कब इनकन्वीनियंस नहीं होती है? छोड़िए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात, आप सेम चीज़ अगर कहीं और जा रहे हैं, आप मेट्रो लाइन से उतर के ही पहुंचते हैं ना वहाँ तक, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल आया? और दूसरा 6 गेट्स थे वहाँ पे, जरूर थोड़ा सबने एक ही 6 गेट पे गेट्स थे सर, मैं 2 दिन गई हूँ, मैं दोनों दिन 5 मिनट में अंदर गई हूँ, 5 मिनट। बैच था, ऑनलाइन था, रजिस्ट्रेशन थी, रजिस्ट्रेशन आज से चल रही है, अक्टूबर से मार्केटिंग चल रही है, अक्टूबर भी मैं लेट बोल रही हूँ, अगस्त सितंबर से हुई। मैनेजमेंट के एंड पे भी थोड़ी बहुत गलतियां हुई, जहाँ पे इतनी भीड़ होगी इतना तो होता है। मैं डिनाई नहीं करूंगी, बैचेस नहीं आए, ठीक है, मैंने भी उन्हें अल्टीमेटली फ़ोन में लाया कि सर रजिस्ट्रेशन की हुई है, बैच दे दो, क्योंकि मुझे था मैं वेल प्रिपेयर्ड होके जाऊंगी कि बैच का भी प्रिंट यहीं से ले जाऊंगी, जब मैं एक शहर से दूसरे शहर जा रही हूँ तो उस हिसाब से वो थोड़ी सी हुई। बट अगेन फर्स्ट टाइम हो रहा था और एआई का क्रेज़ इतना, सर लिटरली मेरे सामने से क्रॉस हुए हैं मंत्री सर, अश्विनी सर सामने से, वो हर रोज़ आए हैं ऑन ग्राउंड। और आप मानोगे नहीं, पेज है ऑफिशियल इंडिया एआई कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा आधी दुनिया को, इंडिया एआई है क्या। उनके ऑफिशियल समिट का पेज था जहां हर रोज़ शाम को अगले दिन की एडवाइजरी आ जाती थी, अगले दिन की एडवाइजरी हर रोज़ पहले ही एक दिन पहले आ जाती है। आपने 5 दिन कहा ना, मैं 2 दिन नहीं गई हूँ, क्योंकि वही चीज़ पढ़ के कि प्राइम मिनिस्टर की मूवमेंट है, और आप दिल्ली में रह रहे हो, वो तो आपको हर जगह पता है, तो वो तो आपको खड़ाएंगे ही। एक सिंपल सी चीज़ है, देश चलाने वाले की बात करो, आप जब बिजनेस चला रहे हो, आपसे 4 लोग नहीं संभल रहे हैं, उनको तो देखो कितने लोग संभाल रहे हैं। और दूसरा ये भी देखो ना कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारी कंट्री को मिला है, हमें उसको ब्लेस होना चाहिए कि हाँ हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली मिली है। है। आप जैसे जाके आए हो, जितनी हमारी कन्वर्सेशन हुई है, जो लोग वहाँ पे गए हैं उन्होंने ऐसा नहीं कि कुछ खोया है, वो कुछ ना कुछ सीख के ही आए हैं, कुछ ना कुछ पाकर ही आए हैं। सिर्फ बाहर से फॉरेन डेलीगेसी जितनी आई है, लोग, मैंने जितने कंट्री के लोग देखे हैं वहाँ, लोग सिर्फ मिलने आए हैं, देखने आए हैं कि इंडिया, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इंडिया, कि हाँ भाई इंडिया नेक्स्ट इमर्जिंग मार्केट है। जेंजी की बात आ रही है, यूथ तो जेंजी, मतलब मैं तो उसी बात को रिलेट करूंगी ना, अगर इमर्जिंग मार्केट बोल रहे हो तो जेंजी कुछ तो सही कर रही है, आपकी यूथ ही डिस्क्राइब करती है आपकी मार्केट, तो हम तो कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ तो हमने 1-2 स्टेप सही लिए होंगे, चाहे 10 गलत लिए हों। तो अल्टीमेटली वही था कि वो क्लाउड चेजिंग वाला काम ज़्यादा था, वैल्यू बहुत कम लोगों ने निकाली है, पर जिन्होंने निकाली है वो अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लोगों को सर मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट्स मिले हैं समिट से, क्योंकि आपके पास सारी मिनिस्ट्री थी वहाँ पे, मिनिस्ट्रीज ने आपको सामने दे दिया, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, सॉल्व करके दे दो हमें, आप दे सकते हो, हम देंगे आपको फंड। कहाँ मिलेगी आपको पूरी सरकार की मिनिस्ट्री, आप जूते घिसते रह जाओ जिंदगी भर की, हाँ भाई एंट्री नहीं मिलती आपको, पास एंट्री नहीं, वो साक्षात अपने पोडियम्स लेके खड़े हैं कि आओ सुनो हमसे कि हमें क्या दिक्कत है और आपके पास हम देंगे, और लोगों को मिले हैं, समिट से मिले हैं। बस वो कहने की बात है ना कि हमारे क्या पूरी दुनिया में है कि नेगेटिविटी जल्दी फैलती है, इसलिए हमने नेगेटिविटी ज़्यादा वो फैला दी। वही है कि पता नहीं क्यों इंडियंस को मजा आता है कि अपनी टांग खींचने में इनकी ज्यादा हाँ मतलब हल्लाशेरी हो जाती हम है, अपनी अपनी बेइज्जती करके अपनी खुद खुश हो। बेइज्जती में इनको ज्यादा वो होता है कि क्या है क्या नहीं, तो वो बड़ी अजीब बात लगती है मुझे कि क्या रिप्रेजेंटेशन है तुम्हारी और कैसे क्या है। तो बट समिट सिर्फ जिस स्केल पे, अभी आपने वीडियो भी देखी होगी, मुझे अनन्या बिरला जी से मिलने का मौका मिला, वो पंजाब में बहुत क्लोजली काम भी करती हैं ड्रग एडिक्शन और उस सब अगेंस्ट के उसमें, और वो सारा कहाँ मिलता, आपने उन्हें सुना या जो है। ऑडिटोरियम्स पे भी रिस्ट्रिक्शन थी, मैं नहीं कह रही हूँ कि हाँ सबके लिए था या वो था, पर अगेन आबादी 10 लाख लोग एक दिन में आ रहे हैं। अब मुझे एक मिसहैप की कहानी बता दो, गेट छोड़ के, और ये नहीं है ना कि वहाँ मेला तो है नहीं है, एजुकेटेड लोग आ रहे हैं जिनका मतलब है इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं, और आपको सब मिला है, हर थोड़े डिस्टेंस पे बूथ्स थे, लिटरली ज़ेप्टो और स्विगी की डिलीवरी हो रही थी वहाँ पे। क्योंकि मैं ना इस चीज़ को इसलिए आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे ना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड करी हैं, मैं बहुत सारे इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में भी जाता रहता हूँ, सेम चीज़ें वहाँ भी होती हैं। हमारे ही लोग होते हैं, लेकिन वहाँ पे हम लाइन में खड़े रहते हैं क्योंकि हम दूसरी कंट्री में होते हैं, वहाँ पे हम बोल नहीं पाते, को पता है बोलेंगे तो ये हमें धो लेंगे। हमारी कंट्री में क्योंकि देश आज़ाद है, हर किसी को बोलने का मौका मिलता है, तो जो जो चाहे वो बोल के चला जाता है। क्योंकि हमारे प्रॉब्लम क्या है कि हम ना चीज़ को अभी मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। हम लोग एक ही इवेंट में थे, अभी अभी हम इवेंट्स की बात करें,
तो वहाँ पे एक बंदा आया, कहता जी मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, मेरा कार्ड नहीं बन रखा, पर मेरे को एंट्री दे दो। क्यों दे दो भाई? क्यों करवाई नहीं? हमने उसको सिंपल बोला कि ये सेम इवेंट 4 महीने पहले एक एक्स सिटी में हुआ था, तुम वहाँ भी गए थे, क्या वहाँ तुम्हें एंट्री दी थी? वहाँ भी तो तुमने रजिस्ट्रेशन कराया था ना। तो अपने शहर में इवेंट हो रहा है और तुम उस इवेंट की कंट्रीब्यूट करने की बजाय वाली उसमें ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होती है, इतनी तुम्हारा राइट होगा कि तुम बिना उसके भी आ सकते हो। तो हमारी प्रॉब्लम वही है कि हम लोग उस चीज को समझना नहीं चाहते, वो हमारा ना कॉलर नीचे नहीं उतरता है। प्रॉब्लम सारी वहाँ पे। मैं है ना, मैं सही हूँ। मैं सही हूँ। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आज की डेट में, जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया एक पार्ट है जिस पे आपको एक्टिव रहना ही पड़ेगा। आपको कंपनी की और अपनी दोनों की ब्रांड वैल्यू और उसकी ब्रांड ऑथेंटिसिटी बनानी पड़ेगी। दूसरा एक बहुत आज की डेट में कॉमन हो गया है इवेंट्स अटेंड करना, इवेंट्स में जाना। जैसे आपने अभी समिट की बात करी या बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक पैसा कमाने का तरीका बन गया है? क्योंकि कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, स्पॉन्सर्स होती हैं, पैसा होता है, सब कुछ इन्वॉल्व होता है, या एक्चुअल में आप उस कॉन्फ्रेंसेस में, उस समिट्स में या उस इवेंट्स में जाके आप एक्चुअल में नेटवर्क बनाते हो और उस नेटवर्क से आपको बिजनेस भी आता है? सर अगर मैं अपनी ही बात करूँ ना, नवंबर से लेके मार्च तक, मैं इससे पहले नवंबर दुबई गई थी इवेंट्स स्पेसिफिकली सिर्फ कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करने, क्योंकि दुबई एक ऐसा शहर है जहाँ आपको पूरी दुनिया एक शहर में मिल रही है। मैं भी गया था। आपको चाइनीज़ भी वहीं मिलेंगे, आपको यूरोपियन कॉन्टिनेंट पूरा मिलेगा, आपको अमेरिकन कॉन्टिनेंट मिलेगा। वो एक आज के टाइम पे ऐसा शहर है जहाँ आपको पूरी दुनिया मिल रही है, एक शहर। और वही मेरा रीज़न था। हर कोई कहता है दुबई सबसे बड़ी मार्केट है और वो सब। हमने टाई की बात की है, इंडिया में सेम शहर में रहने के बाद मैं 2 अपनी ही इंडस्ट्री के लोग जो एआई में ही काम कर रहे हैं, मैं दुबई में मिली हूँ, इवेंट पे मिली हूँ। मुझे अपनी 4 दीवारी के ऑफिस में बैठ के तो सपना नहीं आएगा ना कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल। लिंक्डइन है, आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देते हो, आप कितनों को भेजते हो, तो कनेक्शन के बाद आप कितना इंटरेक्ट कर पाते कॉन्वर्सेशन करते हो। एट द एंड आप किसी को इन पर्सन मिले हो, आप 2 बात करोगे, आप 4 बात करोगे, कुछ कॉमन ग्राउंड निकल आता है ना, बंदा याद तो रहता है। लिंक्डइन पे आप लिंक्डइन वाली कॉन्वर्सेशन भी तो एआई से बनवा रहे हो, आप एआई से बनवा रहे हो, सामने वाला एआई से बात कर रहा है, कौन बात हो का रही बात है, हो का रही है, बिल्कुल। बात का हो रही है, किसको क्या पता चल रहा है कौन कितना ऑथेंटिसिटी है, किसकी वर्क स्टाइल मैच करेगा। प्रोफेशनल पता चल गया फलाना बंदा ये करता है, सेम मैं ये करता हूँ, मेरे को इसको काम देना है, ये करना है। पर जब बिजनेस की बात आती है उसमें 100 फैक्टर आते हैं। सामने वाले के पेमेंट मेथड्स कैसे हैं, सामने वाले का काम करने का तरीका मेरे से मैच होता भी है या नहीं, तो अल्टीमेटली वही सारी चीज़ें ख़राब करती हैं। कि अगर आप कहो जी नहीं, मैं किसी ने आपको काम दे दिया पर बोल दिया, अगले ने चाहे उसको 10 दिन बाद डिलीवर करना हो, आपको उसने 2 दिन का वो बोल दिया कि भाई मेरे को तो 2 दिन में कर, आपके कैपेसिटी ही नहीं है, आप क्या करोगे उस केस में? आप कई स्टेजेस पे ऐसे होते हो, आप काम को मना नहीं कर सकते क्योंकि आपके बिलिंग साइकिल वैसे रुके होते हैं कई बारी। बिजनेसेस की ये सारी चैलेंजेस तो पार्ट एंड पार्सल है ना, वो तो सीधी सी बात है। हार्ट बीट जिस दिन सीधी होगी जिंदगी खत्म है। तो जब तक वो ऊपर नीचे है तभी तक जिंदा हो। बिजनेस का भी सेम हाल है, जब तक उसमें उतार चढ़ाव है तब तक है वो। तो नेटवर्किंग इवेंट्स, अगेन बात सारी वो हो जाती है आप कैसे परस्यू कर रहे हो। मैं एक कॉम्बिनेशन हूँ एम्बिवर्ट का, मैं हर किसी से खुल के बात नहीं कर सकती हूँ, पर ये भी नहीं है कि मैं बात नहीं कर सकती। तो मेरे को इवेंट में एक रूम में घुस के लगते हैं 1-2 घंटे टू सेटल इन, टू समझना कौन कहाँ से है, कैसे क्या है और वो सब। इसलिए मैं हमेशा अपने टाइकोन में देखा, मैं 3 दिन थी और तीसरे दिन और पहले दिन में आप मेरे से कॉन्वर्सेशन करते, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। पहले दिन तो मैं शायद बात ही ना करती आपसे क्योंकि मेरे को पता ही ना अच्छा क्या है कैसे क्या है, वो इवेंचुअली होता है। बात बिजनेस आने की नहीं है, बात है कि आपको इवेंट्स के अलावा कहाँ मिल रहे हैं लोग। मैं सब कुछ, जब आपने कनाडा वापस जाने की बात की थी ना, ट्राई सिटी में जिस दिन से मैंने वापस पैर रखा था, मैं एक चीज़ को रोती थी सिर्फ। मैंने कहा इस शहर में इवेंट्स क्यों नहीं होते। मैं कुछ नहीं, मैं कोई नहीं लाइफस्टाइल कुछ नहीं, मैं कनाडा से सिर्फ एक बात बोलती थी कि जो सबसे बड़ी चीज़ मैं वहाँ से मिस करती हूँ ना, वो इवेंट्स है। क्योंकि वहाँ की जो स्टेज पे होता है, आपको इवेंट में सीईओ मिल जाएगा और आपको पता भी नहीं है कितनी बड़ी कंपनी का है। सेम हमारे टाइकॉन में होता है। टाइकॉन में होता है, कितनी बड़ी बड़ी। उस दिन वही तो मैं आपसे बात कर रही थी कि और आप मीटिंग शेड्यूल करोगे, अगला भी तो अपने टाइम में से टाइम निकाल के देगा ना, आपको टू दी पॉइंट बात करनी है वहाँ। अब उसमें भी आप नहीं जान सकते, वो भी एआई वाला फंडा है, उसमें भी आप नहीं जान सकते कि हाँ उसका क्या है कैसे है, मैच करेगा नहीं करेगा अगर मैं काम करती भी हूँ या वो।
वो सारा तो आपको एक, क्योंकि एक इवेंट है, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, बट उसमें एक पार्ट आता है जहाँ आप खुद भी हो। अब जैसे उसमें था कि बाद में सबने डांस किया और वो सारा, तो 100 चीज़ें और पता चलती हैं। तो मुझे जितना काम मिला है अभी तक पिछले 4 महीनों में, वो इवेंट्स के थ्रू ही मिला है। क्योंकि मैंने इस बात पे ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ, ये इस बात पे ज़्यादा बात इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि तो अपने हफ्ते के 3 दिन जो है वो इवेंट्स में बिता देता है। अब जैसे टाइकॉन हुआ, यू हैव सीन मी कि वी हैव स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 1 वीक फॉर द टाइकॉन। हमने वो इसलिए भी नहीं- फोर फ्रंट पे, बैक forefront एंड पे तो ठीक है ना, वो हमने इसलिए नहीं किया कि हमें वहाँ पे दिखाना था कि मैं टाइकॉन का पार्ट हूँ या मैं टाई में काम करता हूँ, ऐसा नहीं है। हमें ये पता है कि वहाँ पे जाके ही आपका जो वहाँ पे जो इनफॉर्मल फॉर्मल कन्वर्सेशंस होती हैं ना, वो कहीं नहीं हो वो सकते। कहीं नहीं हो सकती। अब मैं सबको ये भी चीज़ बताना चाहूँगा, शायद सब लोगों को बड़ा अजीब लगेगा, हम लोग एक ही बिल्डिंग में ऑफिस में काम करते हैं, एक ही फ्लोर पे हम लोग हैं, हम लोग 2 नेटवर्क्स में पहले मिल चुके थे, लेकिन शायद हम इतना दूसरे को इस नहीं टाइकॉन में जितना जान पाए, वो शायद हम लोग आपस में एक ऑफिस में बैठते हुए नहीं जाने। और उसी का कारण है कि 1 हफ्ते के बाद आज हम एक स्टोरी करने बैठे हुए हैं। आपने मेरे को जाना, मैंने आपको जाना, और मुझे लगा कि हाँ ये स्टोरी अच्छी है, और आपको लगा कि हाँ ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, यहाँ पे स्टोरी की जा सकती है। वो बिल्कुल ठीक है, आप किसी के ऑफिस में जाते हो, वो आपको आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हो, वो आपको आधे घंटे का टाइम देगा, आपका टू द पॉइंट बात हुई, खत्म होगी। आपकी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बात होगी ना वहाँ। वहाँ पे आप बैठे हो एक इनफॉर्मल स्टेट में बैठे हो, आप प्रोफेशनली भी बैठे हो लेकिन आप इनफॉर्मल भी बैठे हो, तो बहुत सारी होती है ना, कई बातें चाय पे चर्चा हो जाती है, वही तो वहाँ वही पे कई बार कई बातें सिर्फ आप कॉफी सिप करते करते ही आपने बहुत सारी बातें करी। जैसे आपने बात किया कि आफ्टर द फंक्शन जो पार्टी हुई है, कई लोग खुले हैं वहाँ पे, आपकी बात हुई, आपको पता चला। अब कोई बंदा आपको बड़ी अपनी एक अलग पिक्चर दिखा के बैठा, वहाँ आपको पता चला नहीं यार ये तो 2 पैग भी मारता है, ठीक है। वही। तो वो चीज़ें आपको वहीं से मिलती हैं। और इवेंट्स, मैं ये बिल्कुल 100% आपसे ये एग्री करता हूँ कि इवेंट्स में जाना उतना ही ज़रूरी है जितना आज की डेट में अपने आप को आपको अपडेट रखना ज़रूरी है, क्योंकि इवेंट्स में जाके भी कई चीज़ें आपको वहीं पता चलती हैं जो आपको पता ही नहीं लगता कि दुनिया में ये भी हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सर पार्ट। नंबर ऑफ कंपनीज नहीं पता किसी को, मोहाली मोहाली में कितनी है बिल्कुल आईटी कंपनीज, और आज से थोड़ी ना चल रही है वो, बिल्कुल 20-20 साल से चल रही है। बिल्कुल। क्योंकि प्राइवेट कंपनीज हैं, पब्लिक डेटा है नहीं है, कहाँ से दुनिया में निकलोगे नहीं, दुनिया पता कैसे चलेगी। डाटा तो फिर कहानी कहना खुद का जो डेटा कंजम्पशन है इंसान का, वो भी तो कहीं जाके ही मिलेगा ना। बिल्कुल। आपके जो एक आप एक पर्सपेक्टिव पे चल रहे हो किसी चीज़ को लेके, ठीक है। टाई भी मैंने ज्वाइन किया, चलो दिसंबर में किया, 4 महीने या वो सब मैं नहीं गई, मेरा जयपुर वाला मिस हो गया किसी XYZ रीज़न की वजह से। पर वही मैं कह रही हूँ कि पहला दिन जो मेरा माइंडसेट था, और जब मैं तीसरे दिन उस कमरे से निकली हूँ, जब उस इवेंट से निकली हूँ, मेरे पास 10 लोग हैं और कुछ नहीं, तो क्योंकि एक बिजनेस रन करना इतना आपको आइसोलेशन में डाल देता है। मेरे पास अब कम से कम 3-4 लोग ऐसे हैं कि कल को कुछ सही नहीं हो रहा ना, मेरे पास बात करने को लोग हैं, क्योंकि वो आपकी बात समझेंगे, बात समझो, क्योंकि वो सेम कहीं ना कहीं सेम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, सेम इंडस्ट्री से। और मेरे केस में तो सबसे बड़ा लेवरेज मुझे जो मिलता है कि मेरे से कितने एक्सपीरियंस लोग हैं, तो मैं शायद जो आज गलतियां कर रही हूँ वो 5 साल पहले करके बैठे, वो मुझे पहले ही बता देंगे ये मत करना, ये मत करना, या अगर करनी भी है इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज है। क्योंकि वही वो आ जाता है ना कि ये मत करना बोल दिया किसी ने, फिर तो किसने सुननी है। बट वो आपको उस तरीके से वो पार्ट एक्सप्लेन कर देते हैं, या वो उतनी कॉन्वर्सेशन में निकल आता है कि आप बहुत बेटर वे अराउंड में जा सकते हो उससे। अनीशा मेरा लास्ट सवाल आपसे, कहा जाता है कि आईटी की फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो वुमेन्स के लिए बड़ी सेफ़र है, क्योंकि अगर आपको अपना काम आता है, जैसे आपने कहा वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाता है आपको, ये अपनी लिबर्टी भी मिल जाती है, आप जहाँ मर्जी जहाँ बैठ के काम कर सकते हो। और हमने बहुत सारा देखा है कि आईटी कंपनीज़ में मोर देन 60% जो काम करने वाली जो वर्क फोर्स है वो फीमेल्स की है। ठीक है। बट मेरे को ना इस चीज़ पे हमेशा से मतलब मेरे को सही आदमी नहीं मिला जिससे मैं जवाब मांग सकूं, क्योंकि आप सामने बैठी हैं तो मैं इस चीज़ का लिवरेज लेना चाहूँगा। फ्रंट फेस पे आईटी में आज भी फीमेल्स क्यों नहीं है, जबकि वो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस रन कर रही हैं? इस सवाल का जवाब मैं खुद ढूंढ रही हूँ और वही मेरा कहीं ना कहीं पर्पस है कि मैं 10 साल में वो इंसान बन पाऊँ कि जैसे जब मेरी इंजीनियरिंग में जब 30-33 लड़कों में मैं अकेली लड़की थी, मुझे मेरी टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है वहाँ पे सारी फीमेल टीचर्स थी और वो सब। तो ये नहीं था कि वो रूम्स अनकंफर्टेबल हैं, या मेरी कंपनी में भी सारे मेल्स हैं, तो मैं ऑपोजिट जेंडर पे वो जाके कि अरे नहीं भाई हाय तोबा, वो वाला काम नहीं है।
ऑपोजिट जेंडर ने जिस हिसाब से आपको स्पेस दिया, आपको प्लेटफॉर्म दिया है, दैट इज़ रिमार्केबल। रिप्रेजेंटेशन में लाइफस्टाइल चॉइसेस एक बहुत मेजर काम है। अब हम जहाँ ऑफिस में बैठते हैं, मैक्सिमम लोगों की वाइफ्स इन्वॉल्व हैं बिजनेस में, बट मैं आधों से ज़्यादा की वाइफ्स को टाइकॉन में मिली हूँ, मुझे पता भी नहीं है। और फिर जब मैंने उनसे लिंक्डइन पे कनेक्ट किया, अच्छा ये एक्टिवली हैं बिजनेस में, ये नहीं है, बिकॉज वो सोसाइटी पोस्टिंग का पार्ट है। रिप्रेजेंटेशन है, सेलिब्रेशन नहीं है। वुमेन्स क्रिकेट टीम को आज सेलिब्रेट हम वर्ल्ड कप विन के बात कर रहे हैं, और ये सिर्फ फीमेल उसमें नहीं है रिप्रेजेंटेशन में। तो कह रही हूँ हमारे आधे से ज़्यादा फाउंडर्स को यहाँ के बड़े नाम नहीं बताऊंगे जो काम कर रहे हैं। वो है कि जो फोर फ्रंट स्टेज हो गई है, जो बड़ी कंपनीज आ रही हैं ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, रिप्रेजेंटेशन वो मेल्स की है। और फिर वही एक पॉइंट और भी है कि थोड़ा सा मेल जेंडर में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है, वो उनका थोड़ा डिस्कनेक्ट टू वर्क थोड़ा बेटर है कंपैरेटिव टू फीमेल्स का थोड़ा ओवर थिंकिंग वाला जोन है, अगेन जजमेंट वाला, और बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं उसमें, मैरिज, चाइल्ड और वो सारी, कि उनके उसमें करियर ब्रेक्स आने ही आने। तो अगर कोई एक बहुत फर्स्ट स्टेज पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट अगर वो करियर ब्रेक आ गई और जिस स्पेस पे हम बात कर रहे हैं, टेक काम कर रहा है, वो उनके लिए वो उन्हें पीछे खींचेगा। तो जहाँ एक मेल शायद 40 ईयर्स पे रिप्रेजेंटेशन पे पहुँच सकते हैं, वो फीमेल के लिए सीसो है, वो या तो पर्सनल छोड़ दें। और वही बैलेंस टू बी ऑनेस्ट हमारी जनरेशन फिगर आउट करने में लगी हुई है हर चीज़ को लेके, कि ये थोड़ा तालमेल से समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अब सेंटर पॉइंट पे सबको आना है। आपने लड़कियां पढ़ा ली, आपने जॉब भी करा ली, पर एक्सपेक्टेशन तो आज भी ये है ना कि जब एक ऑपोजिट जेंडर ने उसकी लाइफ में आना है तो शी शुड बी द वन सैक्रिफाइस है। दोनों एंड से सैक्रिफाइस दोनों तरफ से है। सेंटर पॉइंट पे आना है आपको, पर वो सेंटर पॉइंट पे आज तक किसी ने आते हुए देखा नहीं है, तो किसी को आता ही नहीं है, बात सारी वो आ जाती है वहाँ पे। और अल्टीमेटली वही है कि मैं जेंडर पे नहीं डालूंगी उस बात को कहीं पे भी, क्योंकि जो लीडर्स हमारे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों के पास उनके पास भी बुरा बोलने को बहुत कुछ है, कि ये तो इसके लिए कर रहा है, ये तो इसके लिए कर रहा है। वो जिस स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं, सर आपके पैर नहीं बांधे, किसी ने जाके कर लो, आप पहुंच जाओ। ये देश आपको वो आज़ादी दे रहा है और आपको प्लेटफॉर्म भी दे रहा है, और उसमें भी ये नहीं है चैलेंजेस नहीं है या वो है, पर एक सिंपल कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर आप कह रहे हो कि मेरा फ्यूचर अलग होगा दुनिया से, भाई मैं तो बहुत कमाऊंगी या मैं ये करूंगी या ऐसा हो, तो आपका प्रेजेंट भी तो अलग होना चाहिए ना। सही बात। सिंपल सी चीज़ है कि आपका आज का प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर डिसाइड। आप आज कह रहे हो कि नहीं भाई मेरे दोस्त शाम को गेड़ियाँ मारने जाते हैं, ठीक है, मैं भी साथ जाऊंगी, फिर कल को आपकी ज़िंदगी भी तो वही होगी ना जो वैसी है। और हमारे देश और स्पेशली पंजाब में तो लोगों को बख्शते नहीं है सर। कि मैं क्रिकेट बहुत क्लोजली फॉलो करती हूँ, और मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था ये बात रखने का, बट अब जब हम उस जेंडर और फैक्टर से हट ही चुके हैं, हमारे पंजाब से 3 क्रिकेटर्स हैं आज के टाइम में, और ये बहुत टाइम बाद हुआ। युवराज सिंह, हरभजन सिंह के बाद आज के टाइम में हमारे पास डोमिनेंस है कि टेस्ट कैप्टन और ओडीआई कैप्टन पंजाब से है, हमारे पास एक बॉलर है, हमारे पास नंबर 1 T20 बैट्समैन, और वो पंजाब की रूट से आते हैं। सर कुछ टाइम पहले तक शुभमन की आवाज़ पे लोग गालियाँ लिख रहे थे। अर्शदीप का एक ओवर ख़राब हो जाए, जिस स्केल पे उसके कमेंट सेक्शन जाते हैं, और वो 25-26 साल की उम्र में किस स्केल पे कमा रहे हैं। फीमेल क्रिकेटर्स को तो छोड़ दो, वो तो जिस एज पे जाएंगे, जो लोग इतने टाइम से जिस फील्ड में डोमिनेट कर रहे हैं, लोग उन्हें बोलने से पहले नहीं सोच रहे हैं, तो जो तो है ही इक्का दुक्का, उनका तो वो सोचो क्या हाल करते होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो बात सिर्फ वो है कि प्रॉब्लम जेंडर की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में जो परसेप्शंस बनी हुई हैं, उस मिथ्स को जब तक ब्रेक नहीं किया जाएगा, तब तक चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पे नहीं आ पाएंगे। ना बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और जैसे मैंने बीच में भी कहा था कि इस लड़की से जो मेरे को बहुत अच्छी बात लगी, जिस कारण ये आज हमारी गेस्ट है, ईमानदारी सबसे बड़ा फैक्टर है। इसने जिस भी चीज़ के ऊपर बात की है वो पूरी ईमानदारी के साथ की है, शिद्दत के साथ की है, और अपने पॉइंट को वेल प्रूव किया है कि अगर हम जहाँ पे
एक जेंडर की प्रॉब्लम है वो है, अगर जहाँ पे वो अच्छा कर सकता है तो कर सकता है, तो इसके लिए बहुत हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है कि हम उसको डोमिनेट कर देंगे, मैं उससे आगे निकलना ज़्यादा। दुनिया में रेस सब जगह लगी हुई है, बात वही है कि आप अपनी रेस कितनी जल्दी स्टार्ट करते हो, फिनिश लाइन उतनी जल्दी आएगी। वो बात अलग है कि किसी की हर्डल्स थोड़ी ज़्यादा होंगी, किसी की कम होगी, लेकिन मंजिल हर किसी को ज़रूर मिलेगी और मंजिल के लिए ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस नोट। और हम चाहेंगे कि आपका ये एपिसोड देखने के बाद लोग शायद जेंजीज के बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी परसेप्शन सी परसेप्शन चेंज। बात करो, मतलब वही है कि उनको कम्युनिकेट, आप आइसोलेट मत करो किसी को भी, वो चाहे जेंजी है, चाहे कोई जेंडर है, चाहे कुछ भी है, आपका एक पर्सपेक्टिव है, पर आप सामने वाले की एटलीस्ट सुनो। आपको माननी ना माननी वो आपका कॉल है। थैंक यू अनिशा, थैंक यू वेरी मच।